आज का जो टॉपिक है वो है इज़ेनोफिलिया। और इज़ेनोफिलिया के बारे में आज हम जानेंगे कि क्या इसके कॉजेस हैं या फिर इसके अंदर क्या डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट क्या होता है। वो हम आज समझेंगे। सबसे पहले इज़ेनोफिलिया क्या है। इज़ेनोफिलिया एक प्रकार की ऐसी कंडीशन है हमारे शरीर में जो इज़ेनोफिल्स होते हैं, अगर उसका काउंट ब्लड के अंदर बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को हम इज़ेनोफिलिया बोलते हैं। इज़ेनोफिलिया एक प्रकार के वाइट ब्लड सेल्स हैं, मीन्स ये जो WBC होती हैं उसका एक प्रकार है और इनका बॉडी के अंदर बहुत ही स्पेसिफिक फंक्शन है। कॉमनली जब भी कोई बैक्टीरिया या फिर वायरस किसी भी चीज़ की एंट्री होती है बॉडी के अंदर तो ये उसकी सुरक्षा करते हैं उन चीज़ों से और उससे बॉडी को लड़ने में हेल्प करते हैं। पर इसके जो सबसे इम्पोर्टेंट दो फंक्शन है, एक तो रेगुलेशन करता है ये इन्फ्लामेशन की कंडीशन में, ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और इन्फ्लामेशन जैसी कंडीशन अस्थमा में हो या फिर हे फीवर में हो तो इन कंडीशन में ज़्यादातर देखने को मिलता है। इसके अलावा हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये कोई भी बैक्टीरिया वायरसेस इन्वेड होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। इसका बहुत ही स्पेसिफिक रोल है इस कंडीशन में। अब हम डिस्कस करें कि जो इसकी जो नॉर्मल अमाउंट क्या होनी चाहिए ब्लड के अंदर, तो ये करीब 1 to 6% होता है। पर ये अगर हम एब्सोल्यूट इज़ेनोफिलिक काउंट के हिसाब से हम देखें तो इसका 500 माइक्रो पर लीटर से अगर ज़्यादा इसके कंडीशन को अगर देखने को मिलता है तो ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, मतलब ये कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस कर सकता है। अब हम जानते हैं कि इज़ेनोफिलिया किन किन कंडीशन में हो सकता है कॉमनली। एक तो एलर्जी और एस्थमा में ये कॉमनली देखा जाता है, फिक्स है, क्योंकि ये चीज़ें हमेशा इज़ेनोफिल्स का काउंट हमेशा शरीर में बढ़ता है जब इन्फ्लामेटरी कंडीशंस प्रोड्यूस होती हैं। और या फिर इन्फेक्शन के केसों में, अगर इन्फेक्शन होता है शरीर में, मेनली पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो या फिर फंगल इन्फेक्शन हो, तो इन इन्फेक्शंस में भी ज़्यादातर देखने को मिलता है। उसके अलावा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर शरीर में जब हमारे सेल्स खुद पे ही अटैक करना स्टार्ट हो जाते हैं, मीन्स हमारे कंपोनेंट्स को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, तब ये भी देखा जाता है। तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में भी ये स्पेसिफिक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स में, एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स के डिफरेंट प्रकार के हार्मोन्स अगर उनके फंक्शंस में कुछ डिफरेंशिएशन आता है तो भी ये आते हैं। इसके अलावा कुछ प्रकार के ब्लड कैंसर्स जैसे कि हॉजकिन लिम्फोमा है उसमें भी ज़्यादातर देखने को हमको मिलता है। और भी इसके अलावा बहुत सारी स्पेसिफिक डिसीज़ हैं जैसे कि AML है या फिर क्रोन्स डिसीज़ है और इज़ेनोफिलिक हाइपर इज़ेनोफिलिक सिंड्रोम होता है, उस कंडीशन में भी ये देखा जाता है। कॉमनली ये बेसिक चीज़ें थी जो इसके कॉजेस हो सकते हैं। इसके कॉजेस कोई फिक्स नहीं है कि यही एग्जैक्ट इसी में ही होगा, लेकिन हम इसको रिमेंबर कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि इसका पता कैसे लगाया जाए कॉमनली। तो इसका डायग्नोसिस करना काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हो जाता है और स्पेशली बच्चों में, क्योंकि अगर पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है तो पहला जो डॉक्टर के माइंड में चीज़ आता है कि हम इसको कैसे डायग्नोसिस करें, तो हम उसके पेट में जो भी कीड़े वगैरह प्रोड्यूस हो रहे होते हैं उसको हम CBC वगैरह से चेक करते हैं और हमको पता लग जाता है। तो CBC टेस्ट और इसके अलावा एब्सोल्यूट इज़ेनोफिलिक काउंट जो टेस्ट होता है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर। अब हम जानते हैं कि क्या इसका इलाज हो सकता है या ट्रीटमेंट हो सकता है। तो पहले तो हमको वो फूड्स अवॉइड करने होंगे ऑन अ डॉक्टर एडवाइस, जैसे कि जो कि एलर्जिक हो एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए, या फिर किसी क्लोथ्स के कारण भी हो जाता है, या फिर डस्ट। तो ऐसी चीज़ों से पेशेंट को बचना चाहिए और स्पेसिफिक टेस्ट होने चाहिए। और क्योंकि ये बॉडी के अंदर हिस्टामिन के रिलीज़ होने के कारण होते हैं तो इसमें एंटी हिस्टामिन्स जो होते हैं उनका बहुत अच्छा रोल होता है और स्प्रेज होते हैं जो कि काफ़ी अच्छा काम इसके अंदर करते हैं। ये ट्रीटमेंट के अंदर एक बेसिक आपको रखना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी होता है इसके अंदर, तो जिस प्रकार की डिसीज़ होगी उस हिसाब से इसका ट्रीटमेंट होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।